क्या आपने कभी सोचा है जब देश का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद अचानक इस्तीफा दे दें तो उसके पीछे की कहानी क्या होती है? इमेजिन वेकिंग अप टू द न्यूज दैट इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट, द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हैज रिजाइंड मिडवे थ्रू हिज टर्म. Not because of politics, not for promotion, but because his health gave up on him. Isn't that powerful? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल 360, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो खबरों से आगे, संविधान के भीतर और आपके भविष्य से जुड़े होते हैं. आज का मुद्दा है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा. क्यों दिया गया, इससे संसद पर क्या असर होगा और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बारे में क्या कहता है. ये सिर्फ एक रिजिग्नेशन नहीं, ये एक रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट है जिसका इंपैक्ट आज की राजनीति और आने वाले समय दोनों पर पड़ेगा. जगदीप धनखड़ एक ऐसा नाम जिसने जुडिशरी से लेकर राजनीति तक और फिर वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस तक का सफर तय किया. उन्होंने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी. एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. दैट्स राइट, दे सिट एट द हार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री डिबेट्स, मैनेजिंग द अपर हाउस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. लेकिन इससे पहले भी उनका सफर कम दिलचस्प नहीं था. 2019 से 2022 तक गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां वे कई बार हेडलाइंस में रहे, कई बार विवादों में भी. वे सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं और 1990 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे. राजस्थान के रहने वाले धनखड़ जी ने एक लंबा पब्लिक सर्विस करियर जिया है. एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान थी एक कड़ाई से बोलने वाले और सरकार की नीति का मजबूती से समर्थन करने वाले नेता के रूप में. और अब जब उनका कार्यकाल अभी 2 साल और बाकी था, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया. एक ऐसी कुर्सी जो देश के राष्ट्रपति के बाद दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी है, और उस पर बैठा व्यक्ति अचानक चुपचाप बिना कोई शोर किए अपना पद छोड़ देता है. फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ, आई हियर बाय रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट. जी हां, यही लिखा था उस रेजिग्नेशन लेटर में जो जगदीप धनखड़ जी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेट नाइट भेजा. ये रेजिग्नेशन आया आर्टिकल 67A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. ये आर्टिकल कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट. इसका मतलब क्या हुआ? ये रेजिग्नेशन स्वेच्छा से होना चाहिए, वॉलेंटरी. ये लिखित रूप में होना चाहिए और जैसे ही राष्ट्रपति को सौंपा जाए उसी वक्त से प्रभावी हो जाता है, विद इमीडिएट इफेक्ट. और सबसे अहम बात, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने केवल स्वास्थ्य कारणों से अपना पद त्यागा हो. पहले इस्तीफे हुए हैं, हाँ, लेकिन उनके पीछे वजह अलग थी. चुनाव लड़ना, प्रमोशन, पॉलिटिकल प्लानिंग. लेकिन इस बार ये एक मानवीय कारण है. अ रिमाइंडर दैट इवन द हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स आर नॉट इम्यून टू फ्रेल्टी, इलनेस एंड एग्जॉशन. धनखड़ जी ने अपने पत्र में लिखा, आई विश टू प्रायोरिटाइज माई हेल्थ. माई डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड मी टू स्टेप बैक फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज फॉर सम टाइम. और फिर उन्होंने धन्यवाद दिया राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और भारत की तेज प्रगति, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का सौभाग्य मिलने के लिए. इट हैज बीन अ प्रिविलेज, उन्होंने कहा, टू विटनेस इंडियाज रिमार्केबल ग्रोथ एंड होल्ड अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस इन इट्स ब्रिलियंट फ्यूचर. यह सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं था. इट वॉज अ फेयरवेल नोट फिल्ड विद इमोशन, डिग्निटी एंड अ क्वाइट ग्रेस. देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच, राज्यसभा, जहां करोड़ों लोगों की आवाज उठती है, जहां नीतियां बनती हैं, देश का भविष्य तय होता है, और उसी संसद का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अब मौजूद नहीं है. Yes, because as per Article 64 of the Constitution, the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Rajya Sabha. यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के स्वाभाविक सभापति होते हैं. अब जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सवाल उठता है, राज्यसभा अब कौन चलाएगा? इसका उत्तर है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, करेंटली हरिवंश नारायण सिंह जी. वो अब एक्टिंग चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आता. लेकिन ये कब तक चलेगा? जवाब छिपा है आर्टिकल 68(2) में. एन इलेक्शन टू फिल अ वेकेंसी शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल एंड इन नो केस लेटर दैन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द वेकेंसी. अगले 6 महीनों के भीतर नया चुनाव होना ही होगा. इलेक्शन कमीशन को जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करना होगा. और अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की. क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य का मामला है या कुछ और भी चल रहा है पर्दे के पीछे? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट अस्पताल में भर्ती हैं. सवाल यह भी है कि क्या देश में अचानक से एक संवैधानिक शून्य बन गया है? और अगर बना है तो क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई राजनीतिक शतरंज के मोहरे बदल रहे हैं? दोस्तों, राजनीति में कभी भी घटनाएं सरफेस पे वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और ऐसे हाई प्रोफाइल पोजीशन से अचानक डिसअपीयरेंसेस हमेशा कुछ सवाल छोड़ जाते हैं. पॉसिबिलिटी 1, हेल्थ जेन्युइनली क्रिटिकल.
हाँ, ये भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की हालत सच में गंभीर हो और उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा गया हो। अगर ऐसा है, तो इंसानियत के नाते हम सब उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वही व्यक्ति हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ कभी अटल आडवाणी की टीम में गिनी जाती थी। एनडीए के पोस्टर बॉय, साउथ इंडिया में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक। पॉसिबिलिटी 2, इंटरनल पॉलिटिकल रीशफल। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए में आंतरिक पावर शिफ्ट की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर आने वाले समय में बदलाव होंगे। क्या ये प्लान्ड वैक्यूम है ताकि नए चेहरों को लाया जा सके? पॉसिबिलिटी 3, ऑपोजिशन साइलेंस। क्या ये हैरानी की बात नहीं है? अभी तक ना तो कांग्रेस ने इस पर कोई बड़ा बयान दिया, ना ही किसी रीजनल पार्टी ने। क्या ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट का संकेत है, या फिर उन्हें भी इस वैकेंसी से सियासी लाभ की उम्मीद है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इतना समझना जरूरी है that every constitutional vacancy is not just a post, it's a political message. What about ट्रांसपेरेंसी? भारतीय लोकतंत्र में अगर देश का उपराष्ट्रपति हॉस्पिटलाइज्ड है, तो क्या देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है? क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आम लोगों के लिए है, या कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे लोगों के लिए भी? ये सवाल ना सिर्फ एथिक्स पेपर GS4 पर चोट करते हैं, बल्कि पूरे गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर चोट करते हैं। दोस्तों, भारत जैसे लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अचानक से इनएक्टिव हो जाता है, तो सवाल उठते हैं, व्हाट हैपेंस इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि पूरे अपर हाउस की प्रोसीडिंग्स को वही कंडक्ट करता है। तो क्या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा रुक जाएगी? नहीं। रूल बुक सेज, इन केस ऑफ एब्सेंस द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिजाइड्स ओवर द हाउस। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी अनुपस्थित हों, देन एनी मेंबर चोजन बाय द हाउस कैन प्रिजाइड, यानी संस्थान रुकेगा नहीं। लेकिन जो बात आपको यूपीएससी मेंस में सोचनी है वो ये है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द टेम्परेरी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ राज्यसभा प्रोसीडिंग्स। यानी अगर उपराष्ट्रपति बीमार हैं, तो कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की बाकी संवैधानिक जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। यही वो जगह है जहां कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का वैक्यूम छोड़ देता है। अब यहां आता है एक गहरा सवाल, क्या हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट से ऑपरेट करना चाहिए, या फिर स्पिरिट और मोरालिटी से भी? साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जब कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स खाली होते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्टिवेट होती है जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की सिफारिश करती है। भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आज इस मुद्दे ने एक बार फिर से उजागर कर दी है कि भारत को अब अपने संवैधानिक ढांचे में रिफॉर्म की जरूरत है, ऐसे लूप होल्स को भरने की जहां संवैधानिक पोस्ट टेम्पररीली खाली हो जाए तो व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जवाबदेही बनी रहे। दोस्तों, अब जब हम इस पूरी घटना को देख चुके हैं, तो एक बड़ा सवाल बार बार सामने आता है, क्या भारत में उपराष्ट्रपति का पद अब सिर्फ एक सेरेमोनियल रोल बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, भारतीय संविधान के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वे केवल तभी काम करते हैं जब प्रेसिडेंट अनुपस्थित हों, लेकिन वो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर जब तक नया प्रेसिडेंट चुना ना जाए। यानी उनका रोल बहुत ही स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड है, ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर, ना कोई पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी। पर क्या यह सिर्फ सेरेमोनियल है? नहीं, भारत के लोकतंत्र में सिंबलिज्म भी एक बड़ी शक्ति है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनना ऑफन सेंड्स अ पॉलिटिकल मैसेज टू अ स्पेसिफिक रीजन, कम्युनिटी या वर्ग। एग्जाम्पल, वेंकैया नायडू जी, साउथ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। हामिद अंसारी जी, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया से जुड़ा चेहरा। जगदीप धनकर, किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में एक जाट लीडर फ्रॉम राजस्थान। यानी ये पद सिंबॉलिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक रहा है। री इमेजिनिंग द रोल, क्या बदलाव जरूरी है? आज की परिस्थिति ने एक बात साफ कर दी है कि हमें वाइस प्रेसिडेंट के पद की भूमिका को रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्यों ना उन्हें इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन में शामिल किया जाए, राज्यसभा के रिफॉर्म्स में लीड रोल दिया जाए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू पैनल्स का नेतृत्व सौंपा जाए। इमेजिन कीजिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव मीडिएटर बने बिटवीन सेंटर और ऑपोजिशन, तो शायद आज के पॉलिटिकल डेडलॉक्स और भी आसानी से सुलझाए जा सकें। हम सबने अपने स्कूलों में पढ़ा था कि भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। पर क्या आज के युवा को वो सीरियसनेस महसूस होती है? जब इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति की बीमारी पर ना साइलेंस है, ना इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, अब जरा ठहरिए, आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर आज वाइस प्रेसिडेंट की जगह किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर की तबीयत खराब होती, तो क्या तब भी ऐसा ही साइलेंस होता? लोकतंत्र में साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है।
जब इंस्टीट्यूशंस चुप हो जाते हैं तो जनता सवाल पूछती है, और वही लोकतंत्र की असली ताकत है। एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में इलनेस या एब्सेंस को हाइड करना, स्पेक्युलेटिव रूमर्स को अलाउ करना और प्रोटोकॉल की चुप्पी बनाए रखना, ये सब सिर्फ ट्रस्ट को कमजोर करते हैं। ये समय है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को सिर्फ किताबों में न रखें, बल्कि उन्हें 21वीं सेंचुरी की जरूरतों के हिसाब से रीडिफाइन करें। जैसे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पदों की हेल्थ अपडेट्स और अवेलेबिलिटी स्टेटस एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के तहत आएं। चेन ऑफ कमांड क्लियर हो ताकि इमरजेंसी में कंफ्यूजन ना हो। मीडिया स्पेकुलेशन को रोकने के लिए ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नॉर्म्स बने। यह रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए. आर्टिकल 63, बी. आर्टिकल 64, सी. आर्टिकल 66, डी. आर्टिकल 74। कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड थॉट प्रोवोकिंग लगा होगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये सिर्फ एक करंट इवेंट नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस स्टडी है। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो ये आपके सवाल पूछने का अधिकार है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आप हर जरूरी मुद्दे पर अपडेटेड रहें 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।